So hello everyone, welcome to this new lecture of covering entire polity through the real text of the constitution. ठीक है, जो लोग नए लर्नर हैं वो इस इनिशिएटिव से अगर नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि ये हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें पूरी पॉलिटी को आप कह सकते हैं कि रिवाइज किया जा रहा हो या फिर पूरी पॉलिटी को कवर किया जा रहा हो थ्रू द रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रीजन बिकॉज यूपीएससी इज नाउ कंसिस्टेंटली आस्किंग यू द क्वेश्चंस जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस आपको दे रहे हैं कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो वेरियस केस लॉज हैं रेलेवेंट प्रोविजंस के रिगार्डिंग उन केस लॉज को भी यहाँ पे साथ में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देख लो। शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक ये सारी चीजें कवर कर दी थी, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है, नालसा वगैरह का पूरा, ठीक है, जो नालसा का की हिस्ट्री है, वो कैसे बना, नालसा एक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, 1995, 1987, वो डेट्स का इशू क्या है, ये सब चीजें देखी थी। और साथ में इस साल के सीडीएस में देखिए नालसा पे इन्होंने जो वो एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपने उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपने वो क्वेश्चन देखा नहीं हुआ है सीडीएस 1 2024 में। तो आप एक बार जाकर के वो ट्राई जरूर कर लो। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है 44 मिनट्स की जिसमें सारे पॉलिटी के वो जो टफ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिन्हें इजीली कोई भी लक्ष्मीकांत की बुक से क्रैक नहीं कर पाएगा, वो सबको वहां पे डिस्कस किया हुआ है और ब्रॉडली डिस्कस किया है। एक बार वो लेक्चर जाकर के जरूर देख लेना, आपकी, है ना, ये जो एक हवा बना हुआ है आंखों में कि भाई साहब जितना रिवीजन करें उतना सही, और मतलब ये एक तरीके से डर जरूर पैदा कर देगी वो क्वेश्चंस आप में कि भाई साहब अब उन क्वेश्चंस को एड्रेस करें तो करें कहाँ से। लेकिन हाँ, अगेन उनको हमने डिटेल में वहां पे डिस्कस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये 39A को ऑलरेडी कवर करने के बाद आर्टिकल 40 पे आते हैं। देखिए पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि गांधीज्म और लिबरलिज्म, राइट, और आपके सोशलिज्म, इनके एसेंशियल फेसेट्स क्या हैं, इनके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जब हमें ये बातें पता चल गई कि इनके एसेंशियल्स क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसके बाद विलेज पंचायत कौन सी आइडियोलॉजी के अंडर आएंगे, ठीक है, कौन सी कैटेगरी के अंडर आएंगे, ये, है ना, ये डिटरमाइन करना आपके लिए टफ काम नहीं होना चाहिए। विलेज पंचायत की बात किसने की? गांधी जी ने। गांधी जी के अकॉर्डिंग, हमने देखा था कि ही वाज बेसिकली एन एनार्किस्ट। लियो टॉल्स्टॉय से वो जो है प्रभावित थे, एनार्किस्ट थे, ही वाज ए फिलोसफिकल एनार्किस्ट। और गांधी ने ये बात कही थी कि स्टेट के पास जितनी कम पावर रखो उतना बेहतर है। पावर किसके पास जानी चाहिए? डायरेक्टली लोगों के पास, पीपल के पास। पीपल के पास इंडिया में कैसे जाएगी? वो जाएंगी विलेज पंचायत के थ्रू। समझ रहे हो? तो उनके अकॉर्डिंग ग्राम राज्य वॉज राम राज्य, ग्राम राज्य वॉज राम राज्य, ठीक है। सो उन्होंने इसीलिए एक परिकल्पना भी करी, आइडिया ऑफ ओशियनिक सर्कल्स। देखिए ये सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन इवन वो प्री में भी पूछ रहा है, मेंस के लिए तो पूछते ही है, ठीक है। तो उन्होंने एक एक आइडिया कॉन्सेप्चुअलाइज किया ओशियनिक सर्कल्स का। और इन ओशियनिक सर्कल्स का मतलब उनके लिए एक ऐसे ऐसे ग्रुप ऑफ विलेजेस या एक ऐसे गांव से है जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो, जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो। समझ रहे हो? सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, लोकलाइज्ड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों से जो है वो ताल्लुक रखते थे। अपनी आइडिया, अपनी पॉलिटिकल विचार उनके कुछ इस तरीके के थे कि जितना ज्यादा हो सके डिसेंट्रलाइजेशन करो। हालांकि अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, ये बात याद रखना। अंबेडकर वॉज नॉट इन फेवर ऑफ विलेज पंचायत। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू अंबेडकर, जो सबसे ज्यादा कास्टिज्म कहीं पे प्रैक्टिस हो रहा है, वो कहाँ प्रैक्टिस हो रहा है? वो प्रैक्टिस हो रहा है आपके विलेज के लेवल पे। समझ रहे हो? तो इन सब चीजों को अभी ध्यान में रखते हुए, अब ये आपको, ठीक है, ये रटने की जरूरत है ही नहीं डीपीएसपी में कि ये भी बात कही गई है कि विलेज पंचायत को आपको ऑर्गेनाइज करना है। स्टेट को कोशिशें करनी है कि जितना ज्यादा हो सके वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करें और उनको इतनी अथॉरिटी आप दें कि वो एज अ सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शन कर सके। तो इसीलिए उन्होंने फिर आगे चल करके 73rd 74th अमेंडमेंट है, आर्टिकल 243, इसके आगे सब सेक्शन, ये हम बाद में इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे जब वहां तक पहुंचेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि ये डीपीएसपी में भी इस चीज की बात हुई है और ये गांधीयन प्रिंसिपल है। वो क्यों? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इनफैक्ट गांधी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इतने में हमने अच्छे से डिस्कस कर ली। आगे आते हैं आर्टिकल 41 पे। आर्टिकल 41 किस चीज की बात कर रहा है? देखो, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन
एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो ये किस टाइप का हुआ आपका राइट टू वर्क, कौन बात करता है, ये आपके सोशलिस्ट लोग जो है बात कर रहे होते हैं। राइट टू वर्क की कौन बात करते हैं, सोशलिस्ट, ठीक है। तो दिस इज सोशलिस्ट आइडिया। हालांकि वो आपको कैटेगराइज करने के लिए बोलता ही नहीं है कि डीपीएसपी में ये कौन सा डीपीएसपी है, ये कौन सी कैटेगरी का है। नो, यूपीएससी हैज नेवर आस्क्ड अ क्वेश्चन लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी। अगर वो स्टेटमेंट ऐसे दे दे कि कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स या कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगराइजेज वेरियस डीपीएसपीज इनटू सोशलिस्ट, गांधीस्ट एंड लिबरल, ठीक है, कैटेगरी, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कैटेगराइजेशन नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। एक्सपर्ट खुद इनको जो है अपनी सहूलियत के लिए कैटेगराइज करते हैं सोशलिस्ट, गांधीस्ट और लिबरल प्रिंसिपल्स में। तो राइट टू वर्क, राइट एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। अब देखो यहाँ से वो क्वेश्चन देखो कैसे बनाएगा। वो बनाएगा राइट टू एजुकेशन कि इनमें कहाँ कहाँ पे बात हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर एजुकेशन की कहाँ कहाँ बात हो रही है। डेफिनेटली आर्टिकल 21A हमने पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स में बात हुई है, डीपीएसपीज में बात हुई है। ऐसे ही 86th अमेंडमेंट जो एड, ठीक है, इसके थ्रू आपका आर्टिकल 51A में भी जो लास्ट आपका फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी इसमें ऐड की गई है। सो एजुकेशन एज ए ह्यूमन राइट इज कॉन्सेप्चुलाइज्ड इन ऑल दीज पार्ट्स, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A। इन सब चीजों में आपके जो है राइट टू या फिर एजुकेशन एज ए ह्यूमन राइट की बात हुई है, राइट। तो बाकी इसमें कुछ भी आपको ज्यादा वो रटने की जरूरत इसमें कुछ भी नहीं है। बस आइडिया रखना है कि हाँ डीपीएसपी में किन किन चीजों की बात हुई है, यहाँ से वो चीजें देखो। क्वेश्चन पता है वो कैसे पूछते हैं। एक बार उन्होंने पूछ लिया कि इंडिया में जो सोशल जस्टिस का गोल है, इट इज एंजॉइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर वन, एक बार उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। एक बार उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि इन इंडिया द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंश्राइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऐसे ही वो यहाँ पे ये भी बोल लेंगे कि राइट टू वर्क इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। इज इट अ फंडामेंटल राइट ना? राइट टू वर्क इज अ डायरेक्टिव गिवन, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव गिवन टू द स्टेट that you must ensure that people get right to work, राइट, समझ रहे हो। इसीलिए इसी चीज के परसुएंट तो इंडिया में एमजी नरेगा जैसी, ठीक है, एमजी नरेगा या फिर आपके जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एटसेट्रा, इस तरीके की जो चीजें हैं ये राइट टू वर्क, इन चीजों को इंश्योर करने के लिए की गई है। अब मान लो अगर वो मेंस में पूछे कि एमजी नरेगा को इवेलुएट करो या फिर किसी भी ऐसी चीज पे जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, तो डेफिनेटली आप इसे इसके साथ आप वो कोट कर सकते हैं। जीएस2 का अगर आंसर है कि आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द स्टेट, या फिर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव इशू टू द स्टेट टू एंश्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड फ्री असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, राइट। वो केसेस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, इन सब के लिए फ्री असिस्टेंस की प्रावधान करना। क्लियर। अगला चलते हैं। आर्टिकल 42 क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, राइट। अब जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, कि भैया काम की जो आपकी कंडीशंस है वो जस्ट होनी चाहिए, न्याय प्रिय होनी चाहिए, और कम से कम ह्यूमन राइट्स का वहां पे ऐसा ऐसा नहीं हो कि मतलब आपको बुचर खाने में डाल दिया गया हो, है ना, और वहां पे आपसे कुछ भी काम करवाया जा रहे हैं। ह्यूमन कंडीशन जो होनी चाहिए जिसमें ह्यूमंस सर्वाइव कर सके, राइट। एयरेशन की प्रॉपर फैसिलिटी हो, तभी आप देखेंगे कि जो रिसेंटली जो 4 लेबर कोड्स बने हुए हैं उसमें एक लेबर कोड इसी चीज पे है, ठीक है, जो वर्क स्पेस पे, आई थिंक मैं उसका नाम भूल गया, स्पेशली उसका नाम भूल गया उस कोड का, लेकिन एक कोड उसमें इस चीज से रिलेटेड है कि वर्क स्पेस में, वर्क प्लेस में किस तरीके से आप ह्यूमन कंडीशंस को मेंटेन करें। क्लियर। तो ये सब चीजें इसमें बात कही गई है। जैसे मैटरनिटी रिलीफ की यहाँ पे बात हुई है, ऐसे ही उन्होंने देखो एक बार, जैसे पिछले साल मेंस में उन्होंने 2023 मेंस में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था एथिक्स में कि स्टेट 3 लॉज जो कि वुमेन के वर्क प्लेस में प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। मैं उसमें 2 ही मेंशन कर पाया यार, है ना। आदमी कंफ्यूज हो जाता है, अंदर अंदर खुद कंफ्यूज हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में कि आगे और क्या बताएं इसमें। पॉश एक्ट कोई भी लिख देगा, ठीक है, या फिर एक कोई भी और बाकी एक्ट आपको, फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये कोई भी लिख देगा। एक दो और इसमें आप लिख सकते थे, विशाखा गाइडलाइन लिख सकते थे, कम से कम वो नंबरिंग बढ़ाने के लिए आप इसमें और चीजें ऐड कर सकते थे, है ना। या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन ऐड कर दो, आर्टिकल 42 की डायमेंशन ऐड कर दो। अब इन सब चीजों का अगर दिमाग में एक मैप बना रहे, एक फ्रेम बनी रहे, आप लिंक करके पढ़े कि हाँ मैटरनिटी रिलीफ की बात अगर यहाँ पे आर्टिकल 42 में हो रही है तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो आपको मैटरनिटी लीव की इजाजत देती है, मैटरनिटी लीव आपको
पहले 2 बच्चों में अगर आप ठीक है महिला हैं, तो पहले 2 बच्चों के लिए आपको 26 वीक की लीव मिलती है, राइट? इसमें 6 वीक बिफोर द डिलीवरी टाइम एंड बाकी के जो 20 वीक्स हैं आफ्टर द डिलीवरी टाइम। आई थिंक दिस इज द कैटेगराइजेशन। अगर कोई एक्सपर्ट होगा, या एक्सपर्ट तो क्या मतलब, अगर किसी को एक्यूरेट नॉलेज हो, जितना मुझे याद आ रहा है कि इतनी कर लीव आपको मिलती है पहले 2 बच्चों के लिए। उसके बाद के बच्चों के लिए आपको इतनी लीव नहीं मिलती, फिर आपको सिर्फ 12 वीक की लीव मिलती है, राइट? तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके सरोगेट वुमन है, तो उसे भी सिर्फ 12 वीक की लीव मिल रही है, उसमें कंप्लीट लीव नहीं मिल रही है। आपने अडॉप्ट किया है तो 12 वीक की लीव मिलेगी, कंप्लीट लीव नहीं मिल रही है। कंप्लीट कहाँ मिल रही है आपको? 2 बच्चों के लिए 26 वीक की कंप्लीट लीव मिल रही है अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे ये डेटा वगैरह कुछ गलत बोला हो तो प्लीज नीचे करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि अब इतना डेटा किसी के भी दिमाग में याद रहना, और एकदम से जो चीजें याद आ रही हो वो चीजें मैं यहाँ पे लिंक करके बता रहा होता हूँ, राइट? तो दैट माइट बी अ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट आते हैं, आर्टिकल 43 क्या बात कर रहा है? लिविंग वेजेस की बात कर रहा है, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे आजकल न्याय योजना की ये बात कर रहे होते हैं, ठीक है? कांग्रेस का आजकल मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा है, तो राइट, वो मैनिफेस्टो एक्चुअल में क्या है? आप जब भी देखेंगे जितनी भी इंडिया में पब्लिक पॉलिसी, अब देखो, मान लो वो आपको इवेल्युएट करने को बोल सकते हैं, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ डीपीएसपीज, या फिर पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे इवेल्युएट करेंगे, या फिर इनकी रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस यही है भाई कि आज भी ये इतने रेलेवेंट है कि जितनी भी आपकी पब्लिक पॉलिसी इवन प्रपोज की जाती है, इवन बाय द इवन बाय द पॉलिटिकल एलिमेंट्स, जो भी पब्लिक पॉलिसी प्रपोज की जाती है वो बहुत ज्यादा डिविएट नहीं हो पाती है डीपीएसपी से। उनकी बात ऑलरेडी डीपीएसपी में की गई है, लिविंग वेज की, मिनिमम वेज की, इन सब चीजों की बात ऑलरेडी डीपीएसपी में कहीं ना कहीं की गई है। ये देख लो कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे जैसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, इसकी बात कहाँ हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है ऑलरेडी। सो दे आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू, right? So they are so broad that they cover most of the essential conditions necessary for the sustenance of human life, clear? तो लिविंग वेज की बात हो रही है। State shall endeavor to secure suitable legislation or economic organization or in any way to all workers, agricultural या फिर इंडस्ट्रियल किसी भी तरीके के वर्कर्स के लिए लिविंग वेज की आपको जो है प्रावधान करना है। लिविंग वेज का है ना, कंडीशंस ऑफ वर्क एंश्योरिंग द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, है ना, फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेजर, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, इन सब चीजों की बात यहाँ पे हुई है आर्टिकल 43 में। अपार्ट फ्रॉम दिस ये तो देखो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हुआ यहाँ तक। इसके अलावा भी इसी आर्टिकल में गांधीयन प्रिंसिपल भी है, क्योंकि गांधी कहते थे कोऑपरेटिव्स की बात। गांधी जी जो कॉटेज इंडस्ट्री है नंबर वन, कॉटेज इंडस्ट्री की बात कौन करते थे? गांधी जी। कोऑपरेटिव की बात कौन करते थे? गांधी जी। दिस इज बेसिकली गांधीयन अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, कि लोग आकर के कोऑपरेटिव खोले, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हो, बड़ी हैवी इंडस्ट्री ना हो। क्यों? कॉटेज इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार मिलता है, श्रम, ठीक है? उन्होंने शरीर श्रम को उन्होंने करप्शन को टैकल करने का एक तरीका बताया है। करप्शन किस चीज का? नॉट जस्ट मॉनेटरी करप्शन, बल्कि ये करप्शन ऑफ सोल, आत्मा में आपके जो करप्शन फैला हुआ है, उस करप्शन को दूर करने का तरीका अकॉर्डिंग टू हिम वाज शरीर श्रम, ठीक है? कि आप जो है ब्रेड लेबर कम से कम करो, ब्रेड लेबर रोटी कमाने के लिए, शरीर को बचाए रखने के लिए कम से कम मिनिमम लेबर आपको करनी ही चाहिए। सो ये सब बातें किसने कही? ये गांधी ने ये बातें कही है। अगर वो आपसे ये भी स्टेटमेंट दे दे कि गांधी की इनमें से कौन कौन सी फिलोसफीज थी, ये सब उनके फिलोसफीज पे बेस्ड है, क्लियर? देन आता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अगेन ये इंदिरा गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी ने आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये इसमें ऐड किया था, ठीक है? ये तीनों जो प्रोविजन हमने ऊपर देखे, ठीक है, खैर उन चीजों को छोड़ो, ये भी आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंदिरा गांधी जी ने ऐड किया था। शी वाज ए सोशलिस्ट लीडर, तो उन्होंने यही बात इंश्योर करने की कोशिश करी कि यस, स्टेट कुछ ऐसे लॉ बनाएगा जिसमें कि वर्कर्स पार्टिसिपेट कर सके इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लियर? इसीलिए जब भी आप देखेंगे, जैसे आपका आजकल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बना हुआ है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, उसमें ये बात, हालांकि अब तो ये काफी लिबरलाइज हो गया है यार, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन में अब तो कहाँ ही पार्टिसिपेशन रह गई है। इनफैक्ट अगर आपको डायलॉग भी करना है इंडस्ट्री की मैनेजमेंट के लिए, तो 50% स्ट्रेंथ होनी चाहिए डायलॉग स्टैब्लिश करने वाली पार्टी की। पार्टी का मतलब है जो भी आपका मान लो लेबर यूनियन है, वो तभी जाकर के डायरेक्ट डायलॉग कर पाएगी किसी भी, ठीक है, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट से, अगर अगर उसके पास 50% से ज्यादा की स्ट्रेंथ हो। अगर 50% स्ट्रेंथ नहीं है, तो कोलिशन के साथ
कोएलिशन ऑफ वेरियस ट्रेड यूनियंस के साथ या फिर वर्कर्स यूनियन के साथ डायलॉग होगा, बट ये नेसेसरी है कि डायलॉग के लिए मिनिमम 50% जो वर्कर्स हैं उनकी वहां पे स्ट्रेंथ हो। समझ रहे हो? तो अब तो मतलब वर्कर्स की पावर को काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है इन इन द इन विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट इन इंडस्ट्री, बट उस टाइम पे ये चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा ऐड की गई थी कि यस वी विल ट्राई कि वर्कर्स जो है वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में अपना पूरा रोल प्ले कर सके। दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ योर डीपीएसपी, वेरियस डीपीएसपी। नेक्स्ट देख लो यहाँ 43B, ये देख लो, देखो ऊपर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हुई है 43, ठीक है। 43 में भी इनिशियली ओरिजिनली भी कोऑपरेटिव बेसिस पे सोसाइटीज को क्रिएट करने, इंडस्ट्रीज को क्रिएट करने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद ये जो अलग से क्लॉज डाला गया आर्टिकल 43B, ये क्लॉज भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में इसलिए क्योंकि 2 साल पहले एक एक केस हुआ था, राजेंद्र शाह, राजेंद्र शाह केस, ठीक है। इसमें हालांकि सुप्रीम, ये केस बहुत पुराना है, 2013-14 के आसपास जो है ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, है ना। अब ये काफी पुराना हो गया, लेकिन जजमेंट, फाइनल जजमेंट इसमें 2-3 साल पहले आई, 1-2 साल पहले आई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई साहब कोऑपरेटिव को मैनेज करने के लिए आपने जो आर्टिकल 243, ठीक है, बी में जो ये सारे प्रोविजंस किए हुए हैं कोऑपरेटिव को मैनेज करने के लिए, तो दिक्कत ये है एक्चुअल में इस आर्टिकल में कि कोऑपरेटिव इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और आपने लॉ कैसे बना दिया कोऑपरेटिव्स को मैनेज करने के लिए, सेंटर ने लॉ कैसे बना दिया भाई, है ना। एक मॉडल जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बनाया गया है वो किस तरीके से सेंटर ने बना दिया, वो आपके इससे बाहर है, राइट। तो इसकी वजह से, इसी चीज की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिस्पेक्ट में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो भी प्रोविजन किए गए थे वो सब प्रोविजन स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे लागू नहीं होंगे, बट जो इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, मतलब जो एक स्टेट में नहीं बल्कि वेरियस स्टेट्स में काम करती हैं, उन पे अभी भी वो सारे प्रोविजन अभी भी लागू होंगे। क्लियर? ये बात ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो 43B है जिसमें बात कही गई है कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोशन करना है ना, वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एटसेट्रा, ये आपके किस चीज से ऐड किया गया था, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। यहाँ से मैच द फॉलोइंग में अच्छा क्वेश्चन बना सकता है कि 97th किस चीज पे है, 99th आप देखेंगे एनजेक पे है, 100th किस चीज पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, 101st किस चीज पे है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, 100th और 101st ये किस चीज पे है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? तो एंड यस 103rd किस चीज पे है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? तो ये सब बातें जो है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड ऐड की गई है लेटली। नेक्स्ट आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल रिसेंटली पास किया है। क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा, क्या इंडिया में किसी स्टेट में यूके से पहले, मतलब उत्तराखंड से पहले भी कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड था? यस, देयर वाज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इन गोवा, जो कि पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था थ्रू देयर पोर्चुगीज सिविल कोड। आई थिंक दैट वाज इन, मैं डेट भूल रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट भूल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई गलत डेट नहीं डालना चाह रहा हूँ, राइट। लेकिन ये जो है गोवा में पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड इससे पहले, और वहां वो आज भी चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जो सिविल अफेयर्स है, नॉट क्रिमिनल अफेयर्स, क्रिमिनल अफेयर्स में ऑलरेडी इंडिया में क्रिमिनल लॉज यूनिफॉर्म है ऑलरेडी। आईपीसी, सीआरपीसी या फिर अब जो बीएनएस वगैरह बने हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता वगैरह वगैरह, ये ऑलरेडी क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए क्रिमिनल लॉज इंडिया में ये यूनिफॉर्म है, सभी धर्मों पे इक्वल लागू होते हैं। बट जो सिविल लॉज है, सिविल लॉज माने फॉर एग्जांपल एविडेंस से रिलेटेड, राइट, फॉर एग्जांपल आपके, राइट, मैरिज से रिलेटेड, राइट, फॉर एग्जांपल आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जैसे मैरिज के लिए इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट अलग से है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग से है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंडिया में हिंदू, ठीक है, सक्सेशन एक्ट अलग से है, राइट। और मैरिज के लिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो अलग से है। मतलब देयर आर सेवरल सेवरल लॉज, डिफरेंट लॉज। और इसकी जरूरत क्यों है ये भी अगर वो पूछे, फॉर एग्जांपल जरूरत इसलिए है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, ये इससे बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसमें आज भी, हालांकि इंडिया में गर्ल्स की मिनिमम एज आज भी 18 साल है, इसे रिवाइज करने की बात की जा रही है 21 साल के लिए, ठीक है। उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, टास्क फोर्स बनाई गई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जेटली उनका लास्ट में नाम है, लास्ट नेम है। तो जो फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट इससे बढ़िया होगा। कैसे? जैसे अभी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, यहाँ पे
लड़कियों की मैरिज एज आज भी 15 साल मानी जाती है। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ द एज ऑफ अटेनिंग प्यूबर्टी, जैसे ही किसी को प्यूबर्टी आती है, दैट इज द एज ऑफ मैरिज। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ये सही है। लेकिन जैसे ही आप जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो एक्ट में अगर आप कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो वो तो इलीगल हो जाएगा। तो इधर वो काम आप क्रिमिनल लॉ में वो आप इलीगल कर रहे हो, सिविल लॉ में वो लीगल है। तो देर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप, है ना, लीगल कंफ्यूजन। ये लीगल कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस चीज पे बात कही भी है कि आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन नॉट रिमेन ए डेड लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। इनफैक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इसमें डायरेक्शन आई थी। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज भी हैं। फॉर एग्जांपल जो डाइवर्सिटी है, कुछ लोग कहते हैं कि डाइवर्सिटी हमारी जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, राइट। रिलीजियस डाइवर्सिटी या फिर जो रिलीजियस राइट्स हमने पढ़े आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 30 तक, जो रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स हैं, वो इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। इनफैक्ट सेकंड जो जो आपका सॉरी लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायर्ड एट दिस मोमेंट। इनफैक्ट अनदर एक्सपर्ट जो आपके ठीक है क्या कहते हैं उपेंद्र बख्शी का मानना है कि भाई साहब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इट विल बी पर्टिकुलरली अ फेलियर इन नॉर्थ ईस्ट में हर 2 किलोमीटर के बाद आपके रेगुलेशन, है ना, दो तो मैंने ज्यादा बोल दिया, हर 10-20 किलोमीटर के बाद आपके मैरिज लॉज रेगुलेशन ये सब चेंज होते हैं। तो इट विल बी कंप्लीट फेलियर इन द ट्राइबल सोसाइटीज। सो दिस इज व्हाई इट कैन बी अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट एज वेल। लेकिन फिर भी आपको अगर एनालिसिस करना है तो आई थिंक दैट मच एनालिसिस इन मींस एज वेल वुड बी सफिशिएंट। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 45 पे। दिस इज, अब देखो यहाँ पे ये बात कही गई है कि आपको जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स के लिए प्रोविजन करना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसी से रिलेटेड आपके एनईपी 2020 भी है, जिसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात हुई है। ये किस चीज से अलाइंड है? आर्टिकल 45 से। कन्फ्यूजन ये नहीं रखनी है जीवन में, कंफ्यूजन ये नहीं रखनी है। देखो एजुकेशन की बात यहाँ भी हुई आर्टिकल 41 में हमने देखा, वहां भी हुई आर्टिकल 21 में देखा, वहां हुई आर्टिकल 51A में देखा, वहां भी हो रही है। अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात देखो, ये यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखनी है। आप बोलेंगे कि भाई साहब यही तो फंडामेंटल राइट में भी लिखा हुआ है। आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है, ये किन की बात कर रहा है? 6 से 14 साल के बच्चों के, ठीक है, इनकी राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है। जो 6 से कम है उनको ऐसा प्रोविजन करना, ये कहाँ पे है? ये डीपीएसपी में है। समझ रहे हो? तो ये जो है ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है। 0 से 6 डीपीएसपी, 6 से 14 फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है जीवन में। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 46, जिसमें बात की गई है कि भाई साहब जो वीकर सेक्शन है, स्केड्यूल्ड ट्राइब है, स्केड्यूल्ड कास्ट है, इन सब के लिए आपने जो है अदर वीकर सेक्शन है, राइट, इन सब के लिए आपने जो है स्पेशल एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की पॉलिसीज बनानी है। समझ रहे हो? तो ये भी कहाँ बात हुई है? डीपीएसपी में भी। देखो यहाँ से क्वेश्चन वो कहाँ बनाए, क्या बनाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल प्रमोशन या फिर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या फंडामेंटल राइट में बात हुई है? हाँ भाई, हमने देखा ना, आर्टिकल 15 सब सेक्शन 2, आर्टिकल 16 सब सेक्शन 2, यहाँ पे, ठीक है, इनके रिजर्वेशन की बात हुई है, ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह की, राइट। ईडब्ल्यूएस की तो सब सेक्शन 6 इसमें है। देन और कहाँ पे बात हुई है? डीपीएसपी में बात हुई है, बिल्कुल सही बात है। और कहाँ बात हुई है? आर्टिकल 330 में बात हुई है। आर्टिकल 332 जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें बात हुई है, जहाँ पे आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जो आपके अम, अम, जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट में भी लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा, राज्यसभा में देर इज नो रिजर्वेशन, इन लोकसभा देर इज रिजर्वेशन। क्लियर? ये चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, वो यहाँ से क्वेश्चन उठा भी देंगे। तो ये चीजें जो है ध्यान में रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके इवन जो जो पंचायती राज है, उसमें भी ये सारी चीजों की बात हुई है। क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे वो। नेक्स्ट देखो 47, आर्टिकल 47 क्या बात कर रहा है? दिस इज अ लिबरल प्रोविजन कि भैया आपको जो है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन लोगों के रेज करने में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगेन वही सब बातें, ऊपर भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नीचे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो है इनका अगर एक क्रिटिसिज्म करना पड़े ना डीपीएसपी का, पहला क्रिटिसिज्म तो ये कि नॉन एनफोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा क्रिटिसिज्म ये भाई, ये बहुत हाफजार्ड है, हाफेजार्ड है, ठीक है, जो भी आपकी जो है स्पेलिंग देख लेना अपने हिसाब से, ये बहुत हाफेजार्डली मैनेज किए गए हैं, राइट, दे आर नॉट वेल मैनेज्ड। इसमें जो है बहुत सारा ओवरलैप है। वही बात एक डीपीएसपी कर रहा है, वही दूसरा, ऐसा ही आपके फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, बहुत हैफेजार्डली ये मैनेज्ड है।
Clear? So state shall regard the raising of the level of nutrition and standard of living of the people for the improvement of public health as among its primary duties. यहाँ तक ये लिबरल बात हुई है। ये जो चीज है ना कि भैया आपको दारू में बैन लगाना है एक्सेप्ट फॉर द यूज ऑफ ड्रग, यहाँ से भी वो क्वेश्चन बनाएगा कि कि डीपीएसपी रिकमेंड्स स्टेट टू बैन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स फॉर ऑल पर्पजेस। नो, एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ ड्रग्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, आपको जो है इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस दारू वगैरह को बैन करना है, राइट, कंजम्पशन को बैन करना है, प्रोहिबिशन लगाना है। ये गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी ने बताया था कि भैया आपको दारू नहीं पीनी है। लिबरल तो देखो वेस्ट, लिबरल वेस्ट इज वेरी वेरी मच लिबरल विद रिस्पेक्ट टू दारू वगैरह पीना, राइट। देन आगे चलो, ये भी एक लिबरल प्रोविजन है कि जो एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है इनको जो है आप मॉडर्न लाइन में ऑर्गेनाइज करो ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो इन सब चीजों के लिए स्टेप लेना कहाँ पे मेंशन्ड है? डीपीएसपी में। क्या इसका कोई मेंशन फंडामेंटल राइट में है? नो। प्रियम्बल में है? नो। ड्यूटी में है? नो। ये कहाँ पे मेंशन्ड है भाई साहब? ये मेंशन्ड है डीपीएसपी में। अपार्ट फ्रॉम दैट वो यहाँ से ये पूछेगा एनिमल राइट्स की बात कहाँ कहाँ हुई है, एनिमल्स के प्रोटेक्शन की बात कहाँ कहाँ हुई है, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या एनिमल राइट्स, राइट टू लाइफ। आप मुझे बताएंगे कौन सा वो कोर्ट केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ एक्सटेंड किया है इवन टू द एनिमल्स, दैट राइट इज नॉट मेयरली लिमिटेड टू द सिटीजंस और टू द पीपल बट लीगल पर्सन्स को भी, लीगल पर्सन्स में एनिमल भी आते हैं, उनका भी राइट टू लाइफ है। तो फंडामेंटल राइट enshrines right to life of animals also, राइट टू लाइफ ऑफ एनिमल, फॉर एग्जाम्पल काउ स्लॉटरिंग को बैन करना, ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है। कहाँ बात की गई है? आर्टिकल 48 में, डीपीएसपी में इसकी बात हुई है। इनफैक्ट एनिमल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ठीक है, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, इसकी बात आपके आर्टिकल 51A में भी हुई है। तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी इन चीजों की बात हुई है। यहाँ से यही लिंकेज बेस्ड क्वेश्चन को बनाएगा। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 48A में कि प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। अगेन यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछेगा कि एनवायरनमेंट का इशू कौन कौन डील करते हैं? फंडामेंटल राइट डील करता है। यस, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी सेड दैट राइट टू लाइफ इज नॉट merely an animal existence of human being, it also encompasses within its ambit the right to have clean environment, क्लीन एयर। ये सब चीजें भी आपके फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। तो फंडामेंटल राइट्स यस कवर, एक्सप्लिसिटली कवर करते हैं? नो। इम्प्लिसिटली यस। देन फंडामेंटल ड्यूटी में यस, आगे हम पढ़ेंगे। एंड देन आपके, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, डीपीएसपी में इन सब चीजों की बात हुई ही है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 49 में, फिर यही बात प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट है ना, ये सब चीजों की बात जो है डीपीएसपी में भी हुई है। क्लियर? और यही बात आप देखेंगे कि ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी बात की गई है कि आपका जो नेशनल हेरिटेज है इसको आपने रिस्पेक्ट करना है। मॉन्यूमेंट्स है ना, प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा, इन सब चीजों की रिस्पेक्ट करना, ये कहाँ पे है? ये डीपीएसपी में भी है। ये सब बातें आपके फंडामेंटल ड्यूटी में भी इंक्लूड की गई है। क्लियर? तो ये सब बातें आपको जो है ध्यान में रखनी है। यहाँ से उन्होंने 3-4 बार क्वेश्चन पूछे हैं, सिंपल क्वेश्चन कि भैया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कहाँ पे ये बात लिखी गई है? ये जो मोंटेस्क्यू का सिद्धांत है, मोंटेस्क्यू वाज a scholar, democratic scholar basically, who recommended decentralization, who recommended separation of power in his famous book Spirit of Law। मोंटेस्क्यू के स्पिरिट ऑफ लॉ आई थी, इसमें उसने कहा कि अगर आपको डेमोक्रेसी बचानी है तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच जो है आपको जो है सेपरेशन ऑफ पावर बनाना है। यहाँ से वो क्वेश्चन देखो क्या बनाएगा, यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा कि भाई साहब जो डीपीएसपी है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही गई है। अब देखो एक लेवल नीचे जाएगा वो, लेकिन किन के बीच सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है? क्या इसमें लेजिस्लेचर की बात हुई है इंडिया में? क्या इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर इंक्लूड्स द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर या बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर? नो। नो, इंडिया में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इतने इंटेलिजेंट थे, दे वर सो इंटेलिजेंट कि इन्होंने यहाँ लेजिस्लेचर नहीं लिखा बीच में। क्यों? क्योंकि भैया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप बना कैसे पाएंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप बना कैसे पाएंगे अगर आपने एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से सेपरेट कर दिया? समझ रहे हो? तो एग्जीक्यूटिव इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। दिस इज व्हाई देयर इज डुअल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपका लेजिस्लेचर का भी मेंबर होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर है दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ योर पार्लियामेंट। समझ रहे हो? देन लेकिन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच जो है आपको सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन करना ही है। ये बातें जो है आपके कहाँ लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एंटिटीज याद रखनी है। देखो पॉलिटी सबने पढ़ रखी होगी, लेकिन जहां वो है ना, जहां
कुछ लोग या फिर हमारे जैसे उसमें उस लिस्ट में हम भी हो सकते हैं। कुछ लोग जहाँ मात खाएँगे वो ये चीज़ें हैं। देन यहाँ देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पिछले साल उन्होंने सीडीएस पे यहाँ से बहुत ही अच्छा भयंकर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भैया इंडिया में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कहाँ हुई है? नंबर 1 तो डीपीएसपी में। लेकिन भयंकर क्वेश्चन ये पूछा था उन्होंने, यहाँ से एक ऑप्शन हटा करके उन्होंने, है ना, एक डी ऑप्शन दे दिया था कि रिस्पेक्ट टू यूएन एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नो। याद रखना यूएन का मेंशन इस आर्टिकल में कहीं नहीं है। ये उन्होंने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन बनाया था। यहाँ पे क्या-क्या बातें लिखी हुई है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को आपको प्रमोट करना है ना? जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस को आपने प्रमोट करना है। फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, इन सब चीजों को जो है आपने प्रमोट करना है। एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, इन सब चीजों को आपने जो है प्रमोट करना है। कहीं पे यूएन की बात नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? सो द लॉजिक इज वेरी सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी अ डॉक्यूमेंट ऑफ सर्टेन डिग्री ऑफ परमानेंस। और यूएन का क्या ही भरोसा है यार कि मतलब कल सिक्योरिटी काउंसिल में कोई अगर मान लो इतना ज्यादा उल जलूल कोई है ना, किसी ने बात कर दी, माँ बहन की गाली होगी यूएस और यू ये इनके बीच, तो है ना, कौन 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 किसको कैसे वहां पे लपेड़े मार दें, इससे जो है डेफिनेटली आपकी चीजें हार्म जरूर होगी। क्लियर? अब यूएन का क्या ही भरोसा कब तक टिका रहे वैसे ही नहीं है इसका भरोसा। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको याद रखनी है। कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये एफर्ट आपको राइट लग रहे हैं कि हाँ दे आर वर्थ इट, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।